गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मजे में होगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन किया होगा। मैं उम्मीद नहीं करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आपने रिवीजन किया होगा। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। एसएम के बारे में पढ़ा था, स्ट्रैटेजी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था। आप में से कुछ बच्चों ने बड़े अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन किया। जहाँ तक मैंने एक होमवर्क दिया था विजन स्टेटमेंट का, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आया ना। कोई बात नहीं सर, एक बार एग्ज़ाम में ही लिख देंगे तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर कभी लिखने का मौका मिले तो लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि भाई ये सही लिखा या नहीं लिखा। और अगर करेक्शन का ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम में करेक्शन कराना है तो वो अलग बात है ना। तो करना चाहिए था आपको। विज़न स्टेटमेंट मैंने फॉर्मुलेट करने को कहा था। अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, उसमें मैं आज फिर एक होमवर्क ऐड करूंगा जो आपको करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और वी आर डन विद द विजन। और विजन में मैंने आपसे कहा था कि कुछ खास सवाल हमारे पास नहीं बनते। सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन है। और एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन में हमारे पास 4 एसेंशियल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, राइट और कुछ खास विजन से पूछा नहीं जा सकता है। स्टेटमेंट फ्रेम करने को कह सकता है जिसकी चांसेस बहुत हाई हैं। और विजन से रिलेटेड जो फैक्ट थे, बेसिक फैक्ट, वो हमने कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आगे चलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द मिशन स्टेटमेंट, है ना। मिशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के लिए मिशन बहुत ही ज़रूरी है, राइट। और दिस इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। हमने इसके बारे में कुछ बहुत सारी बातें इसके बारे में हम कर चुके हैं और उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा यहाँ। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल। अब एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इट हैज़ 2 फोल्ड मिशंस। फर्स्ट, टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल and wholesale customer segment, and second is to achieve healthy growth in profitability consistent with bank risk appetite. तो ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं ये, लिमिटेड रिस्क लेते हुए, बैंक के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क लेते हुए। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है द विलिंगनेस, कितना विलिंगनेस है आपका रिस्क का, या क्या टॉलरेंस लेवल है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दैट इज व्हाट द रिस्क एपेटाइट इज। तो रिस्क एपेटाइट के अंदर रहते हुए दे आर लुकिंग फॉर हैविंग हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। और क्या कह रहे हैं, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड द होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मिशंस। अब यहाँ 2 मिशन स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं और आपको याद होगा कि लीडर एचडीएफसी क्या सोच रहा है विजन में। तो दे वांट टू बिकम द लीडर, मतलब वर्ल्ड क्लास बैंक बनना चाह रहे हैं इंडिया में, बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। सो दे वांट टू बिकम वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। और वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है ना। पहला क्या, आपको तो क्या करना होगा, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज बनना होगा, यानी कि आपको प्रेफर्ड बैंक बनना होगा, रिटेल सेगमेंट में भी और होलसेल सेगमेंट में भी। दोनों ही सेगमेंट में अगर आप प्रेफर्ड बैंक बनते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम द बेस्ट बैंक, और आप कह सकते हैं प्रेफर्ड बैंक इन इंडिया। एंड हेल्दी ग्रोथ आपको चाहिए ही चाहिए होगा, रिस्की ग्रोथ नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा रिस्क लेके आपने मनी लेंड किया और बैड डेट हो जाए। सो दैट शुड नॉट बी देयर। आप क्या कह रहे हो, अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद बैंक रिस्क एपेटाइट। सो इफ यू आर गेटिंग हेल्दी ग्रोथ एंड इफ यू आर द प्रेफर्ड बैंक, अगर आपको हेल्दी ग्रोथ भी मिल रहा है और प्रेफर्ड बैंक भी हैं आप, इन दैट केस यू विल बी एबल टू अचीव योर विजन। पर टाइम लेगा लोड होने में। आप क्या बन सकते हैं, तो आप अपने विजन को अचीव कर सकते हैं बाय अचीविंग दीज 2 मिशंस। लाइकवाइज एलआईसी को भी देखो। LIC mission is ensure and enhance the quality of the life of the people through financial security by providing product and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development. Now this mission is also aligned with the vision of the LIC. अगर आपको LIC का विजन याद हो, अब दिक्कत ये है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो ये बफर होना ना शुरू हो जाए। चलो नहीं, ठीक है, याद करो विजन क्या था LIC का। अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइवेट ऑफ इंडिया। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, राइट। ट्रांसनेशनल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 1 कंट्री, राइट। ट्रांसनेशनल का मतलब क्या होता है, समझ ही लो। देखो ट्रांसनेशनली का मतलब क्या हुआ, ट्रांसनेशनल का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करने के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करने के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। कई क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जरा गौर करिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएं,
ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया और उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हमने ग्लोबली बेचा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हम मल्टीपल कंट्री में, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, सेम प्रोडक्ट को वी कैन सेल। नाउ फॉर एग्जांपल टीवी, अब मान लो सोनी का टीवी है, सोनी ने टीवी बनाया। अब ये टीवी क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दे विल बी सेलिंग सेम टीवी टू एंटायर वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, सेम टेलीविजन को बेच रहे हैं। नाउ दिस इज वन वे, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं ग्लोबल कंपनी। क्या कहते हैं, ग्लोबल कंपनी कहते हैं। व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग दैट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो ये हमारा हो गया ग्लोबल कंपनी। देयर इज अनदर एंड, जहां आता है आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको हम कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक। नाउ मल्टी डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, मल्टी डोमेस्टिक का मतलब होता है बेसिकली जब आप अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास कंट्री 1 है, कंट्री 2 है, कंट्री 3 है, तो हर एक कंट्री के नीड के हिसाब से वी लॉन्च द प्रोडक्ट। हर एक कंट्री के नीड के हिसाब से वी लॉन्च द प्रोडक्ट। हमने क्या किया, कंट्री 1 के हिसाब से प्रोडक्ट 1 डिज़ाइन किया, कंट्री 2 के हिसाब से प्रोडक्ट 2 डिज़ाइन किया, कंट्री 3 के हिसाब से प्रोडक्ट 3 डिज़ाइन किया, और डिफरेंट कंट्री में हमने क्या किया, डिफरेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अगर आप इंश्योरेंस को देखो ना कायदे से, तो इंश्योरेंस आपका इसमें फिट हो सकता है, राइट? क्योंकि सब सारी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आप इसमें उसका एग्जाम्पल रख सकते हो फिलहाल। और इन दोनों के बीच में आता है आपका, जिसको आप कहते हैं ट्रांसनेशनल। तो ट्रांसनेशनल इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेटजीज, जहां कुछ प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड होते हैं एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड होते हैं। So what they are willing to do here is they want to become the transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the pride of India. So this mission is also aligned with the vision of LIC. अगर आप vision and mission को एक साथ एक बार पढ़ना and we try to establish the relationship, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि this is what clearly aligned. ये हमारा अगर vision है तो mission हमारा accordingly क्या होता है, properly aligned होता है। क्या mission है देखो, क्या कह रहे हैं, ensure and enhance the quality of the life of people through financial security by providing product and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development. So mission is aligned with vision. किसके साथ ये aligned है, ये vision के साथ properly आपको alignment दिखाई देगी। Now talk about the Apple. ये इसने क्या कहा था, we are on the face of earth to bring innovation to produce new products, to bring the best user experience to its customer through innovative hardware, software and services. इसकी बात कर रहे हैं, इनोवेटिव हार्डवेयर, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, इनोवेटिव सर्विसेज के थ्रू दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। और आप देखोगे कि दिस इज हाउ एप्पल ऑपरेट्स ऑलवेज। इनोवेटिव हार्डवेयर्स आते रहते हैं ना, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। इनके iOS इनका बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप सॉफ्टवेयर्स की बात करो तो देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। लाइकवाइज दे हैव हार्डवेयर्स, आप iPad की बात कर लो, iPhone की बात कर लो, एंड डिफरेंट सर्विसेज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग। सो एप्पल मिशन जो है, दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद व्हाट, द विजन ऑफ द एप्पल। तो विजन एंड मिशन में प्रॉपर अलाइनमेंट आपको हमेशा दिखाई देगा। और हमने कहा था कि मिशन जो होता है ये मेरा प्रेजेंट होता है, लीडिंग टुवर्ड फ्यूचर। मिशन हमारे करंट कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, मिशन हमारे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है या रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, ओके। आ जाना, अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। तो वेयर आर वी नाउ, व्हाई आर वी नाउ, हु आर वी नाउ, एंड व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, दीज ऑल आर बेसिकली योर मिशन। The mission answers the basic question, what business are we in and what we do. हम क्या करते हैं और हम किस बिजनेस में हैं। Firm working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission. जाहिर सी बात है, मिशन स्टेटमेंट चाहिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अगले पॉइंट पे चलो। मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर्स। ऑब्वियस है, अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। मिशन मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर। क्लैरिटी अगर नहीं होगी, क्योंकि देखो मिशन क्या देता है, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस देता है। So there is mission of enterprise and that mission is for all member of organization. So everyone is following the same mission. तो सबका पर्पस क्या होता है, सेम हो जाता है। ऐसे में अगर मिशन अनक्लियर हो, अगर मिशन वेग हो, वेग का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूजिंग हो, राइट? अगर मिशन वेग है या मिशन क्या है, अनक्लियर है, या मिशन इम्पॉसिबल है, इन दैट केस दैट वोंट वर्क। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिशन का प्रिसाइज होना, क्लियर होना, फिजिबल होना, डिस्टिंक्टिव होना, मोटिवेटिंग होना, इट्स एसेंशियल।
राइट ये क्या है, इसके जरूरी फीचर्स हैं आपके मिशन स्टेटमेंट के. अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, दैट हु वी आर एंड व्हाट वी डू. तो पहला स्टेटमेंट का ये लिखने का दूसरा तरीका आप इसको समझ लो इस तरह से. मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट कैपेबिलिटी, customer focus, activities and business makeup. Right, that what the mission is all about. Mission defines the current capability. A mission is based on current capability. Mission क्या करता है, ये किसको एक्सप्लेन करता है, why are we now, who are we now and what we do. ठीक है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है मिशन. ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं हालांकि. अब इस पे आ जाओ और इसको ट्रिपल स्टार करके क्वेश्चन मार्क लगाओ. फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी. अगर आपसे कहा जाए कि मिशन स्टेटमेंट को लिखते वक्त किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहला है स्पेशल आइडेंटिटी, सेकंड है टारगेट ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज, एंड थर्ड इज यूनिक. अब मान लो अगर सारे कंपनीज का, मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन कंपनीज और तीनों कंपनी का मिशन एक हो, तो क्या डिस्टिंक्शन हुआ तीनों में? किसी तरह का डिस्टिंक्शन हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ. कल के डेट में आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप अपना विजन मिशन क्या करोगे, गूगल करके बनाओगे क्या? लोग ऐसा करते हैं, गूगल करते हैं लोग कि गुड मिशन एग्जाम्पल, और उसको क्या क्या दाएं बाएं करके बना दिया मिशन. तो ऐसा हो सकता है क्या? आप कहते हो नहीं सर, विजन तो एक ड्रीम है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, व्हाट वी आर विलिंग टू अचीव, एंड सर्टेनली विजन कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. दैट नीड टू बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. तो आप कहते हैं सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि ये यूनिक होना चाहिए. गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट शुड बी यूनिक, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के हिसाब से ही आपका मिशन स्टेटमेंट लिखा जाएगा. तो जाहिर सी बात है, इट शुड बी व्हाट? यूनिक. सेकंड आपने कहा स्पेशल आइडेंटिटी. मिशन क्या देगा? ये मिशन अब ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी होगी. मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड path for development, one that typically sets apart from the other similarly positioned companies. So it will give you your own identity, your own special identity, your mission. क्योंकि because why it will show, तो आपके तो सर mission explains the purpose, mission specify the purpose, mission specify the reason of existence. तो अगर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें, पर्पस की बात करें, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब मिशन क्या देगा? ओन आइडेंटिटी देगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग होगा. So one is a special identity and one it should be what? Unique. Mission must be considering target group, technology and competency. As company business is defined by what need to be it to trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technologies and competency it uses and activities it performs. Right? And this is how a business is defined. तो जब आप मिशन स्टेटमेंट को लिखेंगे तो टारगेट ग्रुप, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज का भी आपको रेफरेंस दिखाई देगा. देखो अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसी का भी, क्या कह रहा है, इसी का एग्जाम्पल ले लो आप, LIC का ही ले लो एग्जाम्पल. क्या कह रहा है? एंश्योर एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एस्पायर्ड एट्रीब्यूट्स विद कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स बाय रेंडरिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो व्हाट हैव दे हाईलाइटेड द टारगेट कस्टमर? यस और नो? यस. हैव दे हाईलाइटेड द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी? तो आप क्या बोलोगे? यस. सेम देखो आप HDFC में क्या कह रही है? To be the preferred provider of banking services for target retail, target जो उनका है retail sector and the wholesale sector. So they are specifying the target as well, and also they are specifying their product. So mission will include all these things. Mission क्या करता है? Target group को, technologies को, competencies को भी include करता है. That should be clearly specified in the mission. तो आप कहते हैं while writing a mission statement, so these three things must be kept in mind. One is the special identity, second is the target group, and third is the unique. है ना? तो क्या बोलोगे? STU. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मिशन के बारे में ध्यान में रखना है. Why should an organization have a mission? अब यहां से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता. अगर आता है तो लिस्टिंग की बात होगी. आपको क्या करना होगा? इन पॉइंट्स को लिस्ट करना होगा. देखो क्यों चाहिए मिशन? Why we need to have a mission? अगर मिशन ना हो तो क्या होगा, जरा बताओ. अगर मिशन ना हो तो क्या होगा? अगर मिशन ना हो तो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर मिशन अगर ना हो तब तो प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव फॉर्मुलेटेड विजन एंड मिशन, और इसी विजन एंड मिशन के आधार पे हमने क्या निकाला था? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव किया था इसी से.
और इन्हीं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मिशन जो है वो आपको आपके पर्पस को स्पेसिफाई कर रहा है सबके लिए, और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए सारी एक्टिविटीज नीचे डिसाइड होती हैं। अगर मिशन ही नहीं है ना, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन लेस हो जाएगी आपकी कंपनी। सब काम तो जरूर करेंगे बट किसी को पता ही नहीं होगा, सब किए जा रहे हैं, बस टारगेट्स हैं, टारगेट्स को अचीव करना है, बट अल्टीमेट पर्पस क्या है, दे वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मिशन नहीं है तो दे वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बिजनेस, वो कंपनी है ही क्यों, है ना। वो इसी बात को नहीं समझ पाएंगे वो कंपनी क्या है। आपके लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे आपका कस्टमर फोकस क्या है, आपके लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि आपका टेक्नोलॉजी फोकस क्या है। तो मिशन तो बहुत जरूरी है, मिशन बहुत जरूरी है, और कोई एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मिशन स्टेटमेंट या सिर्फ विजन स्टेटमेंट हो? बताओ मेरे को, यस और नो में जवाब दे सकता है कोई? मैं कहता हूँ एक कंपनी है, जिस कंपनी में उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये बताओ कि विजन एंड मिशन स्टेटमेंट मेरे को बनाना है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, एक ही बना लो। मैंने कहा चलो विजन ही बना लो, तो क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? या मैंने कहा मिशन ही बना लो, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मैं विजन बना लूँ या सिर्फ मैं मिशन बना लूँ? आप क्या बोलोगे? हाँ चलेगा, चलेगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट भी आज के डेट में आपको दिख सकता है ना। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कंपनीज करती हैं कि भाई सिंगल फोकस होगा, तो नो मत कह देना, बोलना यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, प्रैक्टिकली हाँ ये किया जा सकता है कि कंपनी के पास क्या हो, एक ही विजन हो या एक ही मिशन हो, ठीक है, इट कैन बी डन। दूसरा सवाल, एक और चीज को ध्यान से सुन लो, ऐसा होता है जनरली लोग क्या कहते हैं कि विजन एंड मिशन बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये आप सुनोगे, बहुत सारे लोगों से सुनोगे कि जब आप थियरी भी पढ़ते हैं तो आपको बड़ी सारी सिमिलैरिटी दिखाई देती है, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई देंगी विजन और मिशन में। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां मिशन करंट की बात करता है, करंट कैपेबिलिटीज को बताता है, वही मेरा विजन किसको बताता है, फ्यूचर को बताता है। तो दोनों में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विजन क्या बताता है? फ्यूचर को बताता है। वही मिशन क्या है मेरा? ये मेरा करंट है लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, ये मेरा करंट है लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा गौर करो क्या होगा, जैसे जैसे हम अपने मिशंस को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे हम विजन के करीब जाएंगे, यस और नो? तो कंपनी काफी साल तक ऑपरेट करने के बाद, कंपनी ने कई सारे ईयर्स ऑपरेट किया, डिकेड्स ऑपरेट किया, जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है तो जाहिर सी बात है दे विल बी अचीविंग देयर मिशन, और जब वो अपने मिशन को अचीव करते जाएंगे दे विल गेट क्लोजर टू द विजन, यस और नो? बताइए मेरे को, यस और नो? ऐसा होगा? होगा ना। तो जैसे जैसे आप अपने मिशंस को अचीव करोगे यू विल गेट क्लोजर टू द विजन, एंड आफ्टर ऑपरेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ऑपरेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपका जो मिशन है और विजन है इसमें डिस्टिंक्शन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इसमें डिस्टिंक्शन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई भी आपसे ये कहे ना कि विजन एंड मिशन कंफ्यूजिंग है, तो आपके ना नहीं, अभी नहीं है, पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली तब हो सकता है जब कंपनी कई साल तक ऑपरेट करती है एंड दैट गेट क्लोजर टू द विजन। सो इन दैट केस विजन एंड मिशन में कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता और दोनों सिमिलर सेंस में हमारे को दिखने शुरू हो जाते हैं। वहां जाके कंफ्यूजन हो सकता है। शुरू में क्या कंफ्यूजन है? शुरू में तो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं दोनों, है ना। तो यहां भी कोई कंफ्यूजन हमारे को नहीं रखना, हमें नहीं रखना, ठीक है। आ जाओ पॉइंट नंबर ए, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वन पर्पस, वन ऑर्गेनाइजेशन वन पर्पस। अब यही चलेगा ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 पर्पस तो नहीं हो सकते ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के 5 पर्पस नहीं हो सकते। अब हमारा क्लास है ना, तो हमारे क्लास का एक ही पर्पस है, हमारे क्लास का एक ही पर्पस है। आप नोट कर रहे होगे कि आप बुक पढ़ रहे हो, है ना, ये फास्ट ट्रैक है। आई कुड हैव क्रिएटेड अ बुक विद लेसर पॉइंट्स एंड ऑल, और ऐसा हो सकता था कि हम बहुत ही, अभी तक तो खत्म भी हो गया होता फर्स्ट चैप्टर, 2 से 3 लेक्चर है मुश्किल से फर्स्ट चैप्टर। व्हाई वी आर गेटिंग इनटू डिटेल? तो सीधी सी बात है, क्लास का एक ही पर्पस है, किसी भी शर्त पे क्या आना चाहिए? मार्क्स आना चाहिए, किसी भी शर्त पे मार्क्स आना चाहिए। तो आप 100% कवर करो, आप 100% कवर करो, और आप अच्छी तरह से तैयारी करके क्या स्कोर करने की कोशिश करो? मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही मुद्दा है कि हम अपने एग्जाम को क्या करें? क्लियर करें। तो वी विल स्टिक टू द सिलेबस, और कोई भी फालतू बातें हम नहीं करेंगे, और सीधा सीधा अपने सिलेबस को। तो पर्पस हमारे क्लास का बहुत क्लियर है,
अब सबका पर्पस यही होना चाहिए ना, बच्चा एक, बच्चा दो, बच्चा तीन, बच्चा चार, जितने भी बच्चे हो आप लोग, सबका पर्पस क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, सेम पर्पस होना चाहिए ना। अगर सेम पर्पस नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो फिर हम बोलेंगे सर डीमोटिवेटेड फील करेंगे, वो जिनका सेम पर्पस नहीं होगा, दे विल फील व्हाट? डीमोटिवेटेड करेंगे ना। सो आइडिया क्या है कि यूनानिमिटी ऑफ पर्पस देता है मिशन। क्या देता है? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। याद रखना है क्या देता है? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर allocating organizational resources. So based on mission we allocate what? Our resources. To provide a basis for motivating the use of organizational resources, to establish a general tone for organization climate. It's this point and this point are almost same. To serve as a focal point for those who can identify with the organization's purpose and direction. So if you know the purpose of the organization, you can identify itself if it matches with you. To facilitate translation of objective and goal into a work structure, to specify organizational purposes and translation of these purposes into goal in such a way that the cost, time and performance parameter can be assessed and controlled. तो मिशन से ही गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरा? डिराइव होता है। मिशन से ही गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिराइव होता है, एंड उसी गोल एंड ऑब्जेक्टिव को वी कैन ट्रांसलेट इनटू व्हाट? वर्क स्ट्रक्चर। दैट इज पॉसिबल अंडर द गाइडेंस ऑफ मिशन। ऑफ कोर्स मिशन will work as a focal point for those who can identify the organization's purpose, right? Mission set a general tone in the organization, because this is one purpose, one organization, you will be able to create a general tone. It forms the basis of motivating the use of resources, and it forms the basis of allocation of resources. तो देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ, है ना? हम इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सबसे पहले हमने क्या कहा? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाई वी शुड हैव मिशन? तो हमने कहा क्योंकि हमें एक पर्पस चाहिए। वाई वी शुड हैव मिशन? क्योंकि हम कहते हैं ये बेसिस बनता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। वाई वी शुड हैव मिशन? ये मोटिवेट करता है किसके लिए? यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, कि रिसोर्सेज को हम यूज करें, अपने विजन को अचीव करें। तो मोटिवेट यूज ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। इट वर्क्स एज अ व्हाट? फोकल पॉइंट। एक फोकल पॉइंट की तरह काम करता है, एंड ऑफ कोर्स इट सेट्स व्हाट? जनरल टोन। ये ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल टोन को सेट करता है। ट्रांसलेट करता है किसको? यहाँ से डिराइव होता है क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेट होते हैं किस में? गोल एंड ऑब्जेक्टिव गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट? वर्क स्ट्रक्चर। वर्क स्ट्रक्चर, राइट? दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है एज फार एज अगर आपसे पूछा जाए व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। क्या बोलोगे? पर्पस चाहिए, allocation of resources, motivation of use of resources, focal point to identify it with the organization, general tone set करता है organization में, goal and objective derive होता है, and goal and objective translate होता है किस में? work structure में। These are certain pointers as far as why should an organization have mission is concerned, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक थियरी है जो पीटर डकर ने दिया था। पीटर डकर के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो पीटर डकर पता है कौन थे? पीटर डकर जो है पीटर डकर की अगर बात करो तो उससे पहले एक इंसान का नाम लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। क्या चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है? मैं इनको इनके साथ कंपेयर करूंगा, है ना? क्यों कंपेयर करूंगा? सुनो ध्यान से। चार्ल्स डार्विन वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। बताओ कौन बर्दाश्त करेगा? बंदर थे। अच्छा आप बोलोगे नहीं सर ठीक तो है, नॉर्मल बात है। हाँ तो थे, हमारे को तो पता है इवोल्यूशन हुआ है कुछ इस तरह का, इस तरह की बातें होती है, इवॉल्व होके आए हैं लोग, तो हो सकता है बंदर थे। साइंस तो यही कहता है फिलहाल, हालांकि उसमें भी बहुत सारा डिबेट है, डिस्कशन है, बट दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन स्कूल, तभी तो वही मानते हैं हम। तो चार्ल्स डार्विन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इन्होंने ही कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने कहा जो फिट था वो सर्वाइव कर गया, जो फिट नहीं था वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर्स बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे, है ना? जैसा देखते हैं जो उनका कंकाल वगैरह मिलता है, मूवी वगैरह भी देखी होगी आपने डायनासोर की, कितने स्ट्रांग है वो, राइट? बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो स्ट्रांग होना सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे हम एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमने उठा के बिजनेस में डाल दिया था, और हमने कहा था चार्ल्स डार्विन की ये थियरी ना कहीं भी फिट होती है, कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हैं। वही चीज सर्वाइव करती है जो फिट हो, जो अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदलना जानता हो। तो ये कॉन्सेप्ट था ना, इसके लिए चार्ल्स डार्विन को पता है पत्थर मारे गए थे, है ना? लोग क्या कहते थे? लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे, बोलते थे कैसा आदमी, भगवान पे भरोसा ही नहीं है, इसको भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, ये बोलता है हम बंदर थे, ऐसा थोड़ी है। तो अब ये उधर से बिलोंग करते थे वेस्ट से, तो वहाँ तो एडम ईव की कहानी चलती थी, तो लोगों का कहना था भगवान ने
दो लोगों को बनाया, उससे पूरा संसार बनाए। तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ इनका सोसाइटी में, राइट। कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ, ड्रकर साहब के साथ। अब बोलोगे सर ड्रकर साहब ने ऐसा क्या बोल दिया था? ड्रकर साहब वो पहले इंसान थे, पीटर एफ ड्रकर नाम है इनका, जिन्होंने कस्टमर के इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा था बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं सकता। अगर आप बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं तो दैट इज रॉन्ग, और दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच एंड यू वॉन्ट सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। इनका कहना था कि प्रॉफिट के अलावा बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना होगा टू डू द बिजनेस। एंड व्हाट वर दोज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट? तो इन्होंने बात करी थी एम्प्लॉय वेलफेयर की, इन्होंने बात करी थी सोशल वेलफेयर की। उन्होंने कहा कि भाई आप बिजनेस हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाओ, अच्छी बात है, बट सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और कोई भी बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एज वेल एंड यू विल हैव टू फुलफिल इट। बताओ, ये ऐसा उन्होंने उस जमाने में कहा था जिस जमाने में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। तो लोगों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत क्रिटिसाइज किया इसके लिए, इनको बहुत गालियां पड़ी, अगर लिटरली बोलूं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन का ये कहना था कि भाई हम क्यों करें सोशल वेलफेयर की बात, हमने पैसा लगाया है, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, बाकी से हमें क्या मतलब है? ठीक है, सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर, ये सब जो बातें कर रही है ड्रगर साहब, इसका क्या मतलब है, राइट। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप आगे भी देखोगे, मैं जब डिफरेंट ओरिएंटेशंस पढ़ाऊंगा आपको मार्केटिंग में, वहां भी आप देखोगे कि ग्रेजुअली क्या हुआ कि सोसाइटी का इंपॉर्टेंस, कस्टमर का इंपॉर्टेंस, पीपल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ? बढ़ा। लोगों का इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या हुआ? बढ़ता चला गया। वो बिजनेस जो पहले सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता था, उस बिजनेस ने पीपल वेलफेयर की बात करनी शुरू कर दी, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करनी शुरू कर दी। तो दोनों तरह का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी, राइट। और जो सोशल वेलफेयर यहाँ इतना बुरा लगा था उन लोगों को, तो क्या हुआ ग्रेजुअली? तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? मैंडेटरी बाय लॉ। अब आप सोचो इसने कब बोला था, और आज ये क्या हो चुका है? मैंडेटरी बाय लॉ, एवरी कंपनी हैज टू डू इट, है ना, सबको करना ही होगा। और ये कंपनी के फायदे की बात है, ऐसा नहीं है कि इससे कंपनी का नुकसान होता है, इससे कंपनी का ही फायदा होता है। तो उन्होंने पीपल के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। वही पीटर ड्रकर को आप यहां देख रहे हैं कि व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। तो आप समझ सकते हैं इनका रवैया, इनका अप्रोच क्या रहा होगा। अब ये कहते हैं ड्रकर साहब एंड थियोडर लेविट का कहना है कि जब भी आपको इस सवाल का जवाब देना पड़े ना, आपको अपना मिशन बताना पड़े या व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये बताने की अगर बात आए, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? क्या आपका आंसर आपकी एक्टिविटी की तरफ होना चाहिए या आपका आंसर आपकी सोसाइटी की तरफ होनी चाहिए? आंसर तो अब आपको पता है, आप क्या बोलोगे? ड्रकर साहब बोल रहे हैं, इसका मतलब सोसाइटी एम्फेसाइज होगा, एंड दैट इज द राइट अप्रोच। अभी आप देखोगे विद एग्जांपल, ड्रकर एंड लेविट emphasize that as the first step in the business planning endeavor, every business firm must clarify the corporate mission. हर एक बिजनेस को क्या करना चाहिए? अपने कॉर्पोरेट मिशन को क्लैरिफाई करना चाहिए, एंड डिफाइन एक्यूरेटली द बिजनेस द फर्म इज एंगेज्ड इन। So your reason of existence, why you are now, that must be clearly defined. वो क्या होना चाहिए? Properly, clearly defined होना चाहिए, तभी स्टेक होल्डर को पता होगा बेसिकली कि किस डायरेक्शन में जाना है। They also explained that towards facilitating this task, the firm should raise and answer certain basic question concerning its business, such as, इसको डबल स्टार करके क्वेश्चन लगा देना। तो इसको आंसर करने के लिए, मिशन बनाने के लिए फर्म को कुछ सवालों का जवाब देना होगा, जैसे व्हाट इज आवर मिशन, क्या है हमारा मिशन? व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस एज अ बिजनेस, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस? व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाह रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, हम किस तरह का ग्रोथ चाहते हैं? व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस तरह के बिजनेस को कर रहे हैं? डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली, राइट? whom do we intend to serve, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा? What human need do we intend to serve? What brings us to this business? What would be the nature of this business in the future? And in what business would we like to be in the future? है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं that need to be answered to have a clear mission statement. हमारा मिशन क्या है, हम इस बिजनेस में क्यों हैं, हमारी क्या ऐसी कॉम्पिटेंसी है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में आए हैं, व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस बिजनेस, किस तरह के कस्टमर नीड को हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, कौन हमारा टारगेट कस्टमर होगा, क्या हम अपने बिजनेस को सही तरह से समझ पा रहे हैं और सही तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना, किस तरह का ग्रोथ हमें चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चन नीड टू बी आंसर टू हैव अ क्लियर मिशन, राइट। तो ये आंसर आपको करना चाहिए। तो दिस इज
अब ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो लिस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई लिस्ट करो, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इन फैक्टर्स को लिस्ट करना होगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, व्हाट बिजनेस आर वी इन, है ना। और हमने अभी अभी सीखा था कि ड्रकर साहब का कहना है कि इसका जब आप जवाब देते हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपको क्या रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। देखो पहले एग्जाम्पल देख लो। अब मान लो ये लैक्मे है, लैक्मे का आंसर जो है व्हाट बिजनेस, हमने पूछा लैक्मे से व्हाट बिजनेस आर यू इन, या लैक्मे को आंसर करना है व्हाट बिजनेस वी आर इन। तो इसके दो आंसर्स हैं, एक आंसर यहां है और एक आंसर यहां है। पहला आंसर क्या है, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या बनाते हैं भाई, तो वो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। यही मीनिंग निकल के आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन, इस आंसर में बेसिकली लैक्मे क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को एम्फसाइज कर रहा है। तो दिस आंसर इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। कैसे ओरिएंटेड है ये, एक्टिविटी ओरिएंटेड आंसर है। और या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, वी मेक कॉस्मेटिक्स, मतलब हम क्या बनाते हैं, हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। तो आप कहते हो दिस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर, दिस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर। और अगर इसी लैक्मे का दूसरा जवाब देखो आप, तो यहां कह रहे हैं इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप, कॉस्मेटिक्स होप ही तो बेचता है, तो वी सेल होप, उम्मीद बेच रहे हैं। और जैसे ही आप होप वर्ड को लेके आते हैं, इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन बदल गया। नाउ यू आर सोसाइटी और कस्टमर ओरिएंटेड। अब आप यहां ये नहीं बता रहे हो कि आप क्या बना रहे हो, आप बता रहे हो कि आप सोसाइटी एंड कस्टमर को क्या दे रहे हो। तो योर आंसर इज सोसाइटी और कस्टमर ओरिएंटेड। और अगर सोसाइटी एंड कस्टमर ओरिएंटेड आंसर है, इसका मतलब इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर है। क्या होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आप क्या कहते हो, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन, एंड गेट द करेक्ट आंसर। द आंसर शुड हैव मार्केटिंग और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। ये क्या है, मार्केटिंग ओरिएंटेड है, या क्या कह सकते हैं इसको, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी और द कस्टमर। Your perspective is what? External here. And should not be restated to the production or generic activity of the business. तो प्रोडक्शन या एक्टिविटी ओरिएंटेड आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आपका आंसर कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, या सोसाइटी और कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। इन सबका एक ही मतलब है। लाइकवाइज देखो इंडियन ऑयल क्या कह रहा है, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट, फिर से वही हुआ, एक्टिविटी ओरिएंटेड। इधर देखो क्या कहते हैं, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। इंडियन रेलवे क्या कह रहा है, वी रन अ रेल रोड, एक्टिविटी ओरिएंटेड। वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, सो इट्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जाहिर सी बात है यहाँ ओरिएंटेशन क्या हो गया, बदल गया। एंड वी आर व्हाट, मार्केटिंग ओरिएंटेड, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव और सोसाइटी ओरिएंटेड। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है और आपको याद रखना है, व्हाट बिजनेस आर वी इन। क्या बोलोगे, क्या होना चाहिए आंसर, आप बोलोगे आंसर शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड, आंसर शुड बी प्रोडक्शन, आंसर शुड नॉट बी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। क्लियर है ना। कम टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जरा ध्यान से समझो इसको, आप ये एग्जांपल समझ लो, टॉपिक खत्म हो जाएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का। हालांकि ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वी विल सी दैट। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, तो आप कहते हैं सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। इट्स नथिंग बट द टारगेट, ये हमारे परफॉर्मेंस टारगेट हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं। और ये बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस टारगेट बहुत जरूरी है। क्या आप जब पढ़ाई करते हो तो आप टारगेट सेट करते हो या नहीं करते हो, करते हो या नहीं करते हो, करते हो ना। क्यों करते हो, आप बोलोगे सर टारगेट सेट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा प्रोग्रेस, और सिलेबस कैसे खत्म करेंगे। तो टारगेट सेट करते हैं सर। जैसे आपने आज का टारगेट लिया, मान लो कि आपने बोला कि चलो ठीक है, अगर पहले रिवीजन नहीं की थी तो अभी क्लास खत्म होगा, तो आज से पहले जो कुछ भी पढ़ाया था सर ने वो अभी मेरे को एक बार आधा घंटा लगेगा, मैं रिवाइज करना है मेरे को। तो यू सेट अ टारगेट ना। आधे घंटे के लिए आपने टारगेट सेट किया, या आपने अब पूरे दिन में मान लो 10 घंटे पढ़ाई कर दो, 10 घंटे का आपने टारगेट सेट किया कि 10 घंटे में मुझे क्या करना है। तो ये तो जरूरी है, बिना टारगेट के काम कैसे होगा। तो किसी भी प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वी सेट ऑब्जेक्टिव। किसी भी प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। तो टारगेट तो सबके लिए जरूरी है,
और ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे टारगेट जरूरी है। अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं तो क्या लोअर लेवल पे टारगेट चाहिए? तो बोलोगे कि चाहिए ना सर, कोई काम ही नहीं करेगा वरना। मान लो आप अपने अकाउंटेंट को कोई टारगेट ना दो, आप अपने सेल्समैन को कोई टारगेट ना दो, क्या वो कोई काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। फिर बोलेगा टारगेट ही नहीं है, चलो कर लेंगे आराम से, कोई टाइम लिमिट थोड़ी है। ऐसा तो होता नहीं। तो टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही परफॉर्मेंस टारगेट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये कहाँ से आया? तो हम कहते हैं सर दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन आर वेरी ब्रॉड, और उसी को हम क्या करते हैं, वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स में ब्रेक कर देते हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स में ब्रेक कर देते हैं। और इसी को अचीव करने के लिए वी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रैटेजी, we formulate our plan, and then we execute that to achieve these objectives and goals. And once we achieve these objectives and goals, these targets, will be able to achieve our vision and mission. यही हमारा क्या है? अलाइनमेंट है। So goals and objectives are derived from what? Vision and mission. These are nothing but the performance targets. अब जरा गौर करो क्या होता है। जैसे अगर मैं दो टारगेट आपको दिखाऊं, मान लीजिए हम कहते हैं टू इंक्रीज सेल बाय 20%, टू इंक्रीज सेल बाय 20%, ठीक है। जब भी कोई टारगेट को शो करना होता है तो वी स्टार्ट विद टू। आप कहते टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये आपका टारगेट है ना। आप कहते टू बिकम अ बिलियनर, तो ये आपका टारगेट है। आप बिलियनर बनना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपने टू वर्ड से स्टार्ट किया, तो आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सो आपने क्या कहा? टू इंक्रीज सेल बाय 20%। और दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ, टू बिकम मार्केट लीडर। अब इन दोनों शब्दों पे थोड़ा सा गौर करो, इन दोनों स्टेटमेंट पे गौर करो। टू बिकम मार्केट लीडर, इन दोनों स्टेटमेंट पे गौर करो, इन दोनों स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन को समझ लो, आपका ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे। टू इंक्रीज सेल बाय 20%, जब हम कह रहे हैं कि सेल को 20% से बढ़ाओ, तो सेल तो ये तो हमारे कंपनी की एक एक्टिविटी है ना, ये हमारी कंपनी की एक एक्टिविटी है, और उसको मैं अपने सेल रेवेन्यू को क्या कहना चाह रहा हूं? 20% से बढ़ाने की बात कर रहा हूं। जैसे ही हमने सेल रेवेन्यू को 20% से बढ़ाने की बात करी, इसका मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक है या नहीं है? मेरे को बताइए, आप बताइए मुझे, क्या ये स्पेसिफिक है या नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने नंबर में इसको बता दिया है। 20% से बढ़ाना चाह रहे हैं आप, इट्स वेरी स्पेसिफिक टारगेट, पता है 20% से बढ़ाना है ना। सो इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड सर्टेनली इट इज क्लोज एंडेड। यहाँ ओपननेस नहीं है, ये क्लोज एंडेड है, कुछ भी अनलिमिटेड वाली बात नहीं है, एंड्यूरिंग वाली बात नहीं है कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड है बिकॉज दिस इज 20%। ये एब्सोल्यूट टर्म में बता दिया सर हमने। किस में बताया? एब्सोल्यूट टर्म में बताया हमने। 20% से हम अपने सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? एब्सोल्यूट टर्म। दिस इज क्लोज एंडेड एंड दिस इज हाईली स्पेसिफिक। अगर देखें कि इसका फोकस कहाँ है इस स्टेटमेंट का, तो आप कहते हो सर सेल की बात कर रहे हो आप, तो फोकस आपका इंटरनल है, ये इंटरनली ओरिएंटेड है, इंटरनली फोकस्ड है। सो आप अपने सेल की बात कर रहे हो तो यू आर इंटरनली फोकस्ड। आप अपने सेल को 20% से बढ़ाना चाह रहे हो, यानी कि आप अपने रेवेन्यू को 20% से बढ़ाना चाह रहे हो। सो दिस इज क्लोज एंडेड, दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म एंड दिस इज व्हाट? इंटरनली फोकस्ड। काउंटर स्टेटमेंट को देखो, ये हमारा है उसका दूसरा स्टेटमेंट जो हमने एग्जांपल में लिया, टू बिकम अ मार्केट लीडर। मार्केट लीडर का मतलब क्या हुआ? मार्केट लीडर का मतलब हुआ आपका मार्केट शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही हमने कहा सर मेरा शेयर सबसे ज्यादा होगा, तो ये तो एब्सोल्यूट रहा ही नहीं। रहा क्या? एब्सोल्यूट नहीं रहा। अगर मैं ये कहता ना कि टू गेन 50% मार्केट शेयर, और मान लो हम 45% पे हैं, तो फिर वो एब्सोल्यूट हम कह सकते थे उसको। बट अभी हम कैसे कहेंगे? टू बिकम मार्केट लीडर। इसका मतलब ये किस टर्म में है? ये रिलेटिव टर्म में है, बिकॉज मार्केट लीडर बनने के लिए हमारा शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है रिलेटिव टर्म में आएगा कि बाकी का शेयर कितना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा शेयर कितना होगा, राइट। सो ये किस टर्म में आ गया? रिलेटिव टर्म में आ गया। क्या ये स्पेसिफिक है या ब्रॉड है? आप कहते हो सर ये तो बहुत ब्रॉड है, मार्केट लीडर बनने की बात हो रही है, कितने शेयर में बनेंगे? हाउ वी नो दैट? हमें तो पता ही नहीं कि हम कितने शेयर में मार्केट लीडर बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा ब्रॉड है। या फिर ऐसे सोचो, ये तो पता ही होगा हमें कितने शेयर में मार्केट लीडर बनेंगे, बट ये थोड़ा सा क्या है? इज अ ब्रॉड डेफिनेशन, बिकॉज यू आर बिकमिंग मार्केट लीडर एंड नथिंग स्पेसिफिक इज मेंशन्ड। क्या ये क्लोज एंडेड है? आप कहते हो नहीं, दिस इज ओपन एंडेड। ये कैसा है? ओपन एंडेड है। और जैसे ही आप मार्केट के लीडर बनने की बात कर रहे हो, आपका ओरिएंटेशन बदल गया, आपका फोकस बदल गया। दिस इज नॉट इंटरनली फोकस्ड, दिस इज एक्सटर्नली फोकस्ड। ये क्या है? ये एक्सटर्नली फोकस्ड है।
बात आ रही है समझ में? तो अब ये जो स्टेटमेंट है आपका और ये जो स्टेटमेंट है, अब ये दोनों क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, जरा देखना है, गौर करो। दिस इज ओपन एंडेड नॉट क्लोज एंडेड। मैंने ओपन ही बोला होगा, शायद लिखने में क्लोज लिखा होगा, इसको ध्यान से रखना। दिस इज व्हाट, ओपन एंडेड। तो ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये एग्जाम्पल है, पता है किसका? ये एग्जाम्पल है आपके गोल का। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हाईली स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट टर्म में एक्सप्रेस होता है, ऑब्जेक्टिव इंटरनली फोकस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। और अगर हम बात करें गोल की, गोल आर ब्रॉड, गोल आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म, गोल्स आर एक्सटर्नली फोकस्ड एंड गोल्स आर ओपन एंडेड। गोल्स कैसे होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं। सो दिस इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखते चलो अब। Goals and objectives are translated from vision and mission. Term goal and objective are used interchangeably in real life, but there is distinction. Difference को अभी अभी हमने समझा है। आ जाओ, we have goals and we have objectives. Goal क्या कह रहे हैं? Goals are open-ended attributes that denote the future state or outcome. Goals are broad. ये क्या होता है? Broad होता है, open-ended होता है। इसका focus कैसा होता है? Externally. Objectives को देखो। Objectives are close-ended, which are precise and expressed in a specific term. क्या होता है? स्पेसिफिक टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जबकि गोल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रिलेटिव टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? स्पेसिफिक टर्म, एब्सोल्यूट टर्म। ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट द गोल टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। गोल से हमारा क्या डिराइव हो गया? एक तरह से देखो आप, ऑब्जेक्टिव को, गोल को ही ट्रांसलेट करते हैं किसमें? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, एंड यू विल गेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, और सॉरी ऑब्जेक्टिव्स। क्या मिल जाता है आपको? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मिल जाता है। तो दिस इज योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, एंड दोनों का डिफरेंस, इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। वी हैव टू स्टडी ऑब्जेक्टिव इन डिटेल। क्या करना है हमें? ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ना है। जरा गौर करो, ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ना है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ठीक है, तो आप देखोगे, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। ये गोल के लिए भी एप्लीकेबल है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? ये स्मार्ट होने चाहिए। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के स्मार्ट होने का क्या मतलब है? तो आप कहते हैं सर जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, इसका मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव को क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक। इसका मतलब स्पेसिफिक। एम है आपके पास, उसके बाद एम का मतलब होता है मेजरेबल, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको मेजर किया जा सके, क्वांटिफाई किया जा सके। तो ये क्वांटिफाइबल होना चाहिए, ये मेजरेबल होना चाहिए, मेजर किया जा सके जिसको। ए हियर स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। आर इट शुड बी रेलिवेंट फॉर द बिजनेस। ऐसा ना हो कि बिजनेस की मीनिंग से बाहर का ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया। एंड टाइम का टी का मतलब है टाइम फ्रेम। हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या होता है? एक टाइम फ्रेम होता है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम फ्रेम। दिस इज योर स्मार्ट एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव की क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इतने को ध्यान में रखना। अभी हम इसको पढ़ेंगे जरूर, देखेंगे सब चीज़ों को, बट अगर आपको इतना ध्यान में रहे तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो यहाँ से बहुत आसानी से। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम फ्रेम। करेक्ट। अब जरा गौर करो, हम बस एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे अभी, बाकी को अभी देखेंगे। अचीवेबल का मतलब क्या हुआ? अचीवेबल का मतलब क्या हुआ? अचीवेबल या अटेनेबल, जिसको हम अटेन कर सके, जिसको हम अचीव कर सके, जिसको हम हासिल कर सके, that is your achievable या attainable. Objective should be achievable. Objective should not be impossible. तो मान लो एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है लेट्स से एक्स। अब इस एक्स कंपनी ने अपने रेवेन्यू के लिए मान लो अगर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो इसने मान लो 100 करोड़ का ऑब्जेक्टिव सेट किया, या इसने 70 करोड़ का ऑब्जेक्टिव सेट किया, और इसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ये 100 करोड़ को अचीव कर सकता है। ठीक है, अगर ये 100 करोड़ को अचीव कर सकता है तो ये 70 करोड़ को भी अचीव कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ही ये आएगा।
तो इसने क्या किया, 70 करोड़ का ऑब्जेक्टिव सेट किया इंस्टेड ऑफ 100 करोड़। तो अब बताओ क्या ये इसने सही किया या गलत किया? क्या बोलोगे आप बोलोगे अगर वो 100 करोड़ को अचीव कर सकता था तो 70 करोड़ पे सेट करना इज रॉन्ग पॉलिसी, ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कितने पे सेट होना चाहिए था? 100 CR पे सेट होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ दोनों तो अचीवेबल है, तो कंडीशन तो यही है ना कि अचीवेबल होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए, येट चैलेंजिंग, येट चैलेंजिंग। ऑब्जेक्टिव इतना इजी भी ना हो कि जिसको बड़ी ही आसानी से अचीव किया जा सके। दोनों सिचुएशन को दिमाग में रखना। अगर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से अगर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके तो वो आपको डिमोटिवेट करता है। जैसे मान लो आपने टारगेट किया पूरे दिन में मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एफएम का, पूरे दिन में। तो आपके तो 3 ही तो क्वेश्चन है, देख लेंगे कोई बात नहीं, सोने से पहले भी बैठेंगे 15 मिनट में हो जाएगा। ना यू आर नॉट मोटिवेटेड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि यू कैन डू दैट। उसके उस चक्कर में ये भी हो सकता है कि आप वो भी ना करो, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आएगा। अगर आपका टारगेट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अचीव है तो। और अगर टारगेट इम्पॉसिबल हो जाए तो आपने कहा आज पूरे दिन में मैं एफएम के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, खुद ही हंसी आएगी, है ना? बोलोगे कोई बात नहीं, आज एफएम नहीं पढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आज उल्टा पुल्टा चीज दिमाग में आ रहा है। जाहिर सी बात है अगर वो इम्पॉसिबल है तो भी डिमोटिवेशन होगा। तो हम कहते हैं कि ये अचीवेबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी व्हाट, चैलेंजिंग। और जितना चैलेंजिंग होगा वो हमारे स्टाफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उतने ही ज्यादा क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे उस चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑब्जेक्टिव, दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। Organizational structure and activities are designed and resources are allocated around the objective to facilitate their achievement. इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्स अलोकेशन होता है ना, दैट इज ऑल्सो डिक्टेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव। जो रिसोर्स अलोकेशन होता है ना, रिसोर्सेज जो अलोकेट करते हो आप, वो भी किसके हिसाब से होता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है, ठीक है। एंड जो एक्टिविटीज आपके होते हैं ना, दोज आर ऑल्सो डिजाइंड एज पर व्हाट, द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। Objectives with a strategic focus relate to outcomes that strengthen the organization's overall business position and competitive vitality. जरूरत नहीं है हमें, बस इतना याद रखना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है रिसोर्स एलोकेशन को, और ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है ना। ऑब्जेक्टिव इज सेट एज व्हाट, बेंचमार्क, और यूज एज बेंचमार्क फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ठीक है। जहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स का सवाल है, देखो देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, बैलेंस करके ही ऑब्जेक्टिव सेट होता है। फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, सो ऑब्वियस है, मिशन से ही डिराइव किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो क्या अचीव होगा, मिशन अचीव होगा। दे शुड प्रोवाइड बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, दे शुड बी कंक्रीट एंड स्पेसिफिक, related to a time frame, measurable and controllable, they should be challenging, and different objectives should correlate with each other. तो आप क्या कहते हो कि बेसिकली इन सारे पॉइंट में मिला के आपको क्या दिखेगा, स्मार्ट दिखेगा। इसके अलावा कुछ बातें हैं जैसे मिशन को अचीव करना चाहिए और एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप को बताता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसको हमारे को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन करो, ट्रिपल स्टार कर दो। Now, let's talk about the need for both short term and long term objective. अब ये किसी भी तरह से मान लो ट्विस्ट करके अगर आपसे पूछा जाए कि डू वी नीड टू हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, आप बोलोगे हाँ। अब यहाँ दो बातें हैं, याद रखना हमेशा कि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे भी हमारे को जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव की। डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे नहीं है, मैं यही आपको बता देता हूँ। सो हर एक लेवल पे, ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लेवल पे यू विल बी नीडिंग ऑब्जेक्टिव। लोअर लेवल पे भी आपको ऑब्जेक्टिव की जरूरत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्या देता है, मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव एक स्टैंडर्ड होता है जिस स्टैंडर्ड को हमें अचीव करने के लिए काम करना होता है। ऑब्जेक्टिव हमारे एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन को डायरेक्ट करता है। बिना ऑब्जेक्टिव के आप काम कैसे करोगे? तो ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ एंटरप्राइज। There is need of short-term and long-term objectives both. As a rule, a company's set of financial and strategic objective ought to include both short-term and long-term performance targets.
तो दोनों तरह के परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं आपके पास, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी. तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. Having quarterly or annual objective focuses attention on delivering immediate performance improvement. Target to be achieved within 3 to 5 years. Prompt consideration of what to do now to put the company in position to perform better down the road. So 3 to 5 years में, ठीक है? That's it. The rest of the theory is not important. एक नजर इसको देख लेना जरूर, है ना? Need for both short term and long term objective. तो ज़्यादा थियरी हमें यहाँ तैयार करने की जरूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. 7 एरियाज में होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. कितने एरियाज में? 7 एरियाज में होते हैं. याद रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दीज आर 7 एरियाज इन विच you frame your long term objectives. So PPC, EETP, PPC, EETP, ये 7 एरियाज हैं जिसमें आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं जो हमने अभी बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव के बारे में. 2000. यहाँ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधा आते हैं बेनिफिट्स पे, है ना? क्या फ़ायदा है? ऊपर अभी पढ़ा था, क्या देता है? डायरेक्शन देता है ना? ये स्टैंडर्ड है तो इसके आधार पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना? तो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया. जो हमने अचीव किया वो मेरा क्या है? परफॉर्मेंस. हम क्या करते हैं उसके बाद? परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए. अगर यहाँ किसी तरह का डेविएशन हुआ तो हम लगाते हैं करेक्टिव एडजस्टमेंट. क्या लगा देते हैं? करेक्टिव एडजस्टमेंट. इसी को तो इवैल्यूएशन कहते हैं. इट गिव्स डायरेक्शन, इट हेल्प्स इन व्हाट? इवैल्यूएशन. एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज कि क्या पहले करें क्या बाद में करें. रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, स्टिमुलेट एक्सर्शन, aid in both the allocation of resources and design of job, and allow synergy. These are certain benefits of what? Objective. इसको पक्का करके दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन करके डबल स्टार कर दो. लिस्टिंग है ये भी. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे ना तो वो लिस्टिंग फ्रेम में ही आएंगे. जैसे 7 एरियाज अगर मान लो पूछा तो वो बोलेंगे भाई 7 एरियाज कौन कौन से बताओ. वो आपसे एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया है, राइट? अब ये 7 एरियाज हो गया. या फिर हमने बात कर ले किसकी? बेनिफिट्स की, तो ये भी लिस्टिंग में आएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो भी किस में आएगा? लिस्टिंग में आएगा. वो भी आपको बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करिए क्योंकि उसको किसी भी तरह से आपको एक्सप्लेन करने को नहीं कहा जाएगा. ठीक है, दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले क्या देखा? विजन एंड मिशन. ठीक है, फिर हमने क्या देखा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्या बचा? क्या बच गया? तो आप कहते हैं सर बच गया वैल्यू, राइट? यही कंपोनेंट थे हमारे पास. किसके कंपोनेंट है ये? तो आप कहते हो सर दीज आर द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम? स्ट्रैटेजिक इंटेंट. और उसी के कंपोनेंट का डिटेल स्टडी हम कर रहे थे. तो वी आर नाउ ऑन व्हाट? वैल्यू. तो वैल्यूज की बात कर लो. इनको तो जानते ही होंगे, कौन है ये, है ना? हम सबके प्यारे. क्या कहना है इनका? देखो जरा, 2006 का ये स्टेटमेंट है. बिजनेस एज आई हैव सीन इट प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू. इट नीड्स यू टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स. देखो, इस स्टेटमेंट से आपको रतन टाटा के बारे में पता चल रहा है. रतन टाटा किन चीजों की बात कर रहे हैं? रतन टाटा इज टॉकिंग अबाउट एथिक्स, he is talking about values, he is talking about fairness, right? He is talking about integrity, he is talking about honesty. ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी इस स्टेटमेंट में. कर रहना है इसके बाद. तो रतन टाटा इज टॉकिंग अबाउट एथिक्स, वैल्यू, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. वैल्यू के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने कहा था वैल्यू जो होता है किसी भी कंपनी के का कोर बिलीफ होता है. वैल्यू किसी भी कंपनी का क्या होता है? कोर बिलीफ होता है. Should value be compromised? क्या ये जो कोर बिलीफ है, जो वैल्यूज है किसी कंपनी के, किसी तरह के डिस्ट्रेस सिचुएशन में अगर हम हों या किसी तरह के अनफेवरेबल कंडीशन में हम हों, और अगर ये वैल्यू और एथिक्स हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, क्या हमें इसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्या ये वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए? तो आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था नहीं होने चाहिए.
नो मैटर व्हाट इन व्हाट सिचुएशन यू आर, आप किसी तरह के अनफेवरेबल कंडीशन में या डिस्ट्रेस में है, उस कंडीशन में भी आपके वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, आपके वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। वैल्यूज कोर बिलीफ होती है किसी भी कंपनी के, राइट? और ये जो कोर बिलीफ है, ये कहां से रिफ्लेक्ट होता है? आप कहते हैं ये रिफ्लेक्ट होता है वैल्यू ऑफ द फाउंडर से। तो फाउंडर की ही बात देख लो ना, फाउंडर बात कर रहा है एथिक्स की, वैल्यूज की, फेयरनेस की, इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की, तो दिस वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कंपनी एज वेल, यस और नो? और यही आधार होगा आपको टाटा एंटरप्राइजेस का, टाटा कॉन्ग्लोमरेट का, और हर एक कंपनी में आपको इन 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 प्रिंसिपल्स का, इन वैल्यूज का, इन बिलीफ का रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई देगा, है ना? सो वैल्यूज की अगर हम बात करें, जरा देखिए, a few common examples of values, a few common examples of values are integrity, trust, accountability, humility, innovation, diversity. Now these are example of what? Values. Why values are so important? Why values are so important? डबल स्टार करो, क्वेश्चन लगाओ विद एग्जाम्पल, ठीक है? A company's value sets the tone for how the people think and behave, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ डायलमा। जब किसी तरह का अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होता है, डायलमा का सिचुएशन क्रिएट होता है, उस समय लोग किस तरह से सोचते हैं और बिहेव करते हैं, उस समय लोग किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं, दैट व्हाट विल बी डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द कंपनी। So the company's value sets the tone for how the people think and behave, especially in situation of what? Dilemma. It creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success. As I told you कि short term benefit के लिए values को कभी भी compromise नहीं करना चाहिए, sacrifice नहीं करना चाहिए. It focuses on what? Longevity of the company's success. Employees prefer to work with employers whose value resonate with them. तो ऐसा भी होता है, लोगों की जैसी टेंडेंसी होती है, जब जब वैल्यू आपका रेजोनेट होता है आपका किसी कंपनी के साथ, तो यू वुड लाइक टू वर्क विद देम, है ना? तो सब, अब हर एक कंपनी के अपने सेट ऑफ वैल्यूज हैं। कुछ लोगों को टाटा में काम करना पसंद है, कुछ लोगों को रिलायंस में काम करना पसंद है, कुछ लोगों को विप्रो में काम करना पसंद है, कुछ लोगों को टीसीएस में काम करना पसंद है, कुछ लोगों को इंडियन कंपनी में काम करना नहीं पसंद है, कोई माइक्रोसॉफ्ट जाना जाता है। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर एप्पल में जॉब ऑफर हो और या किसी और कंपनी में इक्विवेलेंट जॉब ऑफर हो इंडिया में, तो आदमी एप्पल ही जाए, जरूरी नहीं है। वो तभी जाएगा जब उसका वैल्यू उनके साथ क्या करता है, रेजोनेट करता है। सो एम्प्लॉइज प्रेफर टू वर्क विद एम्प्लॉयर्स whose value resonate with them, the ones they can relate to in their daily work and personal life, जिसके साथ आप अपने डेली वर्क में और पर्सनल लाइफ में क्या कर सको, रिलेट कर सको, उस एम्प्लॉयर के साथ आप काम करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स से दैट दे वुड प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनीज दैट हैव अ पर्पस दैट रिफ्लेक्ट देयर ओन वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। तो ये कंज्यूमर के साथ भी ऐसा है, राइट? हेंस वैल्यूज हैव बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस। इंटरनल इंप्लीकेशंस भी है और एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस में। तो आप कहते हैं वैल्यू आर बेसिकली फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। और कोई अगर काम करने आता है तो वो भी ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ कंपनी का वैल्यू रेजोनेट करे, और साथ ही साथ कस्टमर भी इस बात को देखता है, राइट? दिस इज अबाउट योर वैल्यू, एंड वैल्यू इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ व्हाट? द फाउंडर ऑफ द कंपनी, द फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो ये हमारा क्या था? वैल्यू था। मैंने पहले ही कहा था आपको, वैल्यू में हमें बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या देख लिया हमने? स्ट्रेटेजिक इंटेंट को देख लिया और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के सारे कंपोनेंट्स को देख लिया। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके अंदर दो तीन चीजों को हमें देखना होगा। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सबसे पहला है हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल, सेकेंड वी हैव द बिजनेस लेवल, एंड थर्ड वी हैव द फंक्शनल लेवल। कितने स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं? 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक चार्ट में हम इसको समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, लेट्स से अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले लिया, एग्जाम्पल के बाद हमने यहां ले लिया स्ट्रैटेजिक लेवल्स, ठीक है? फिर हम ले लेते हैं पीपल इन्वॉल्व्ड। इस लेवल पे
हाँ ठीक है चलेगा। फिर हम ले लेते हैं पीपल इन्वॉल्व, तो यहाँ ले लिया पीपल इन्वॉल्व, और फिर ले लेते हैं हम नेचर ऑफ डिसीजन, नेचर ऑफ डिसीजन, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। इस चार्ट को ध्यान से समझ लो, आपका थियरी खत्म हो जाएगा एक बार में, करेक्ट। मान लो हम किसी भी कंपनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं पाएंगे, है ना, बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है। मैंने आपके बुक में मेंशन किया हुआ है टाटा ग्रुप का, वो भी कंप्लीट नहीं है, राइट, बट चलेगा, उतना काफ़ी है। तो ऐसे सोचते हैं कि देखो, अगर हम टाटा एंड सन्स की बात करें, एंड दे आर ट्रस्ट एज वेल, ट्रस्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, तो टाटा एंड सन्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सर दिस इज द रूट ऑफ टाटा एंटरप्राइजेस, टाटा कॉन्ग्लोमरेट, है ना। इन्हीं का स्टेक होता है टाटा एंड सन्स, एंड क्या है, इनके ट्रस्ट हैं, इनका क्या है, इन्हीं की होल्डिंग आपको दिखाई देगी डिफरेंट कंपनीज में। सो दीज आर बेसिकली, आप कह सकते हो दिस इज द सेंटर, दिस इज द कॉर्पोरेट सेंटर फ्रॉम वेयर दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर टाटा, आप कह सकते हैं एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसके सारे वर्टिकल्स को यहाँ से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो लेवल है हमारा टाटा एंड सन्स का, जो बिल्कुल टॉप लेवल है, यहीं आपको रतन टाटा भी दिखाई देंगे, एंड अदर प्लेयर्स भी यहीं आपको दिखाएंगे, सारे चेयरमैन्स वगैरह आपको यहाँ मिलेंगे, जो सारे मेजर डिसीजंस ले रहे होते हैं रिगार्डिंग द टाटा एंटरप्राइजेस, राइट। अब इस लेवल पे दे डिसाइड कि हमारे को किस बिजनेस में जाना है या नहीं जाना है, राइट। और फिर यहाँ से ये डिसीजन लेते हैं, मान लो इन्होंने कहा कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, तो आईटी सेक्टर में काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, टीसीएस को एस्टैब्लिश कर लिया। इन्होंने कहा हमें मोटर में जाना है, तो मोटर में काम करने के लिए इन्होंने टाटा मोटर्स बना दिया, इन सबका नाम पहले अलग हुआ करता था, अभी टाटा मोटर्स ही है। लाइकवाइज उन्हें स्टील में ऑपरेट करना था, तो क्या किया, टाटा स्टील बना दिया। उन्हें पावर में जाना था, तो उन्होंने क्या किया, टाटा पावर बना दिया, एंड सो ऑन। इस तरह से क्या हुआ कि दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ये सब बिजनेस यूनिट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस यूनिट्स हैं, है ना, जो अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। टीसीएस जो है वो आईटी में ऑपरेट कर रहा है, टाटा मोटर जो है वो मोटर्स में ऑपरेट कर रहा है, टाटा स्टील जो है वो स्टील में ऑपरेट कर रहा है, टाटा पावर जो है वो पावर में ऑपरेट कर रहा है। ये सब एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। ये सब के सब क्या है, हमारे एसबीयूज हैं, क्या बुलाते हैं इसको, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो दीज आर द बिजनेस यूनिट्स ऑफ टाटा, ओनरशिप उन्हीं का है। अब जरा देखो, ये डिफरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर मैं टीसीएस में कोई एक्शन लेता हूं तो मैं ले सकता हूं, टीसीएस का कोई भी ट्रीटमेंट अगर करना चाहूं तो हम यहां कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग द टाटा मोटर, स्टील एंड पावर। दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स व्हिच कैन बी मैनेज्ड, प्लान्ड एंड ट्रीटेड सेपरेटली। इन सबके अपने अपने मैनेजर्स होंगे, इन सबका अपना अपना शेयर होल्डर्स होगा, इनका अपना कस्टमर है, इनके अपने कॉम्पिटिटर्स है, इनका अपना मार्केट है। नाउ फर्दर वी मे हैव डिफरेंट डिविजन्स इन दिस, हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिविजन्स हो सकते हैं। तो हमने कहा फिर हमारे पास क्या आ गया, लेट्स से डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, क्या आ गए हमारे पास, डिफरेंट डिविजन्स आ गए। और इन डिविजन्स के अंदर वी मे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर क्या आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। मान लो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, हम एचआर डिपार्टमेंट की बात करें, एंड सो ऑन। इस तरह से आप देखोगे कि लार्ज एंटरप्राइजेस के केस में जो बहुत ही ज्यादा जिनका आप कह सकते हो कि स्कैटर्ड होता है बिजनेस, आपको 3 लेवल क्लियरली दिखाई देंगे। जो पहला लेवल होता है आपका, ये वाला लेवल, इसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल। फिर आता है आपका बिजनेस लेवल, जिसमें बिजनेस यूनिट्स होते हैं आपके पास, और फिर आता है आपका फंक्शनल लेवल। तो 3 स्ट्रैटेजिक लेवल बनते हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के केस में यू विल गेट 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स, जहां सबसे ऊपर का लेवल कहलाता है कॉर्पोरेट, बीच वाला लेवल कहलाता है बिजनेस लेवल, और सबसे नीचे का लेवल कहलाता है फंक्शनल लेवल। सो दिस इज योर कॉर्पोरेट लेवल। ये क्या हो गया आपका कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के बाद आ जाता है आपका बिजनेस लेवल, और बिजनेस लेवल के बाद आ जाता है आपका सबसे नीचे फंक्शनल लेवल। सो वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल, वी हैव द बिजनेस लेवल, एंड वी हैव द फंक्शनल लेवल। अब तीनों लेवल की अपनी अपनी खासियत है भाई, तीनों लेवल अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब जरा देखो, टाटा एंड सन्स की जब बात करें हम कॉर्पोरेट लेवल की, तो अगर मुझे किसी भी बिजनेस में जाना था तो इसका डिसीजन हमने कॉर्पोरेट लेवल पे लिया था। तो अगर आप टीसीएस में गए तो क्यों गए, आप टाटा मोटर में गए तो क्यों गए, तो जाहिर सी बात है आपको रीजन डिफाइन करना होगा, आपको पर्पस सेट करना होगा। सो कॉर्पोरेट लेवल पे आप क्या कहते हैं, व्हाई आर वी इन बिजनेस, व्हाई आर वी इन बिजनेस, हम बिजनेस में क्यों हैं, दैट विल बी डिफाइंड बाय द कॉर्पोरेट लेवल।
This will be answered by the corporate level, right? हम क्या करना चाहते हैं, that will be answered by the corporate level, what we are trying to do, है ना, what we want to do, why to get into some business. इसके बाद आते हैं हम सेकंड लेवल पे, जिसका नाम है बिजनेस लेवल. तो बिजनेस लेवल पे जब आप आते हो, जैसे आपका टीसीएस है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है या टाटा पावर है, दे हैव टू डिसाइड इन देयर ओन इंडस्ट्री दैट हाउ दे आर गोइंग टू डिफीट देयर कॉम्पिटिटर्स. वो अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरह से डिफीट कर पाएंगे. तो आप यहां आते हैं तो यू आंसर हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स. यहां आप क्या बताते हो, हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर को कैसे डिफीट करें. और याद रखना, आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपको कॉर्पोरेट लेवल पे दिखाई नहीं देगा. जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या टाटा और रिलायंस में कंपटीशन है, तो आप क्या बोलोगे, सर आप किस चीज की बात कर रहे हो, पहले ये तो बताओ. अगर टाटा एंड रिलायंस में कंपटीशन की मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स में है, रिलायंस का तो कोई मोटर है ही नहीं. और रिलायंस अगर मोटर्स में नहीं है तो क्या मोटर में इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है. आप बोलोगे नहीं. इस लेवल पे तो कंपटीशन दिखा ही नहीं आपको. कंपटीशन तो आपको हमेशा दिखता है किस लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, जहां आपके एसबीयूज हैं. यहां कंपटीशन आपको दिखाई देगा. तो बिजनेस लेवल पे आपको इस सवाल का जवाब मिलता है दैट हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर. जैसे ही आपने कहा कि भाई हम किस बिजनेस में, हम बिजनेस में क्यों हैं, और फिर जाते हैं आप कहते हो हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर. तो आपने जैसे ही बिजनेस लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा और इसका आंसर ढूंढा, तो फंक्शनल लेवल का काम होता है बेसिकली बिजनेस लेवल को एंड कॉर्पोरेट लेवल को क्या करना, सपोर्ट करना. तो यहां यू विल हैव टू आंसर अ क्वेश्चन दैट इज बेसिकली हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रैटेजी. हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल. हायर लेवल को किस तरह से सपोर्ट किया जाए. जब आपने कहा हाउ टू डिफीट कंपटीशन, और सपोज आप डिसाइड करते हैं कि हम एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन लेवल क्या करेगा, उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा. डिफरेंशिएटेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंगली दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. तो फंक्शनल लेवल का काम क्या है, सपोर्ट करना किसको, हायर लेवल स्ट्रैटेजीज को, मतलब बिजनेस लेवल एंड अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल. जो तीन स्ट्रैटेजिक लेवल्स बनते हैं, और तीनों लेवल पे अलग अलग तरह के लोग आपको आपकी कंपनी में दिखाई देंगे. डिफरेंट पीपल इन्वॉल्वड एट डिफरेंट लेवल्स. जब आप कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहे हैं तो हियर यू विल गेट योर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर स्टाफ. यहां आपको क्या दिखाई देगा, सीनियर मैनेजर, मैनेजमेंट दिखाई देगा, सीनियर स्टाफ आपको यहां दिखाई देंगे एट द कॉर्पोरेट लेवल. दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, दे आर मोर स्किल्ड, they have expertise and they can take big decisions, risky decisions, ये ले सकते हैं. जब आप सेकेंड लेवल पे आते हैं, हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स, जैसे आपने क्या कहा हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स, तो हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स में नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ कि हम अपने कॉम्पिटिटर को कैसे डिफीट करें. तो बिजनेस लेवल है ये. तो बिजनेस लेवल पे बेसिकली यू विल गेट हियर द बिजनेस मैनेजर्स. यहाँ कौन होते हैं हमारे पास, बिजनेस मैनेजर्स होते हैं. डेजिग्नेशंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपको मिलेगा जनरल मैनेजर. याद रखना जनरल मैनेजर आपको ऊपर के लेवल पे भी मिलता है. तो क्या गया मेरा, जनरल मैनेजर. और फिर जब नीचे आते हैं तो हमारे पास फंक्शनल लेवल है. तो फंक्शनल लेवल पे फंक्शंस को मैनेज करने के लिए वी हैव फंक्शनल मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स. यहाँ फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, यहाँ सुपरवाइजर्स होते हैं एंड अदर स्टाफ होते हैं. इस तरह से तीनों लेवल पे यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व. तीनों लेवल पे आपके पास क्या है, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, है ना, हु आर ऑपरेटिंग विद डिफरेंट कैपेसिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है. तो सीईओ आ गया, सीनियर मैनेजमेंट आ गया, इधर बिजनेस मैनेजर एंड जनरल मैनेजर आ गया, इधर फाइनेंशियल मैनेजर एंड सुपरवाइजर आ गया. मैं फिर से कह दूं जनरल मैनेजर आर फाउंड एट कॉर्पोरेट लेवल एज वेल. अब सवाल देखो ध्यान से कि यहाँ क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, इनका नेचर ऑफ डिसीजन क्या होता है, ये किस तरह के काम को करते हैं. जब आप सबसे ऊपर होते हैं ना, व्हेन यू आर एट द टॉप एट द कॉर्पोरेट लेवल, देन यू हैव टू थिंक इन टोटलिटी. आपको पूरे कंपनी के लिए सोचना पड़ता है. So whenever these guys are thinking, whenever these guys are developing any plan or strategy, they are thinking for entire organization. They think in totality. वो क्या करते हैं, टोटलिटी में सोचते हैं. और दैट इज द रीजन कि यहाँ लिए जाने वाले जो डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस बड़े कंसेप्चुअल डिसीजंस होते हैं. यहाँ आपको बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटनेस नहीं दिखाई देगी. जैसे कॉर्पोरेट लेवल ने डिसाइड किया लॉन्च अ न्यू बिजनेस. अब यहां लॉन्च अ न्यू बिजनेस का आइडिया जरूर यहां जनरेट हुआ, लेकिन जो उसकी इंटरकेसीज हैं, जो उनकी डिटेलिंग है, वो आपको नीचे दिखाई देंगी, ऊपर दिखाई नहीं देंगी. तो कंसेप्चुअल डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं. आप देखोगे ये लंबे टाइम में आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा. और कॉस्टली डिसीजन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. रिस्की डिसीजंस आपको यहां देखने को मिलेगा. डिसीजंस में बहुत रिस्क होता है. जैसे आपने कहा लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, तो हो सकता है वो बिजनेस क्या हो जाए, फेल हो जाए.
हो सकता है ना वो बिजनेस क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। टाइम स्केल क्या बोलोगे आप, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेचर कैसा होता है, कंसेप्चुअल होता है। यहां लिए जाने वाले डिसीजन रोजमर्रा के डिसीजन नहीं होते, रेयर डिसीजंस होते हैं, कभी कभार लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं। और यहां जब ये बात करी जाती है तो टोटालिटी में बात करी जाती है, यानी कि अगर यहां कोई भी डिसीजन लिया गया तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या होने जा रहा है, इन्वॉल्व होने जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट, कॉर्पोरेट लेवल। जब आप नीचे आते हैं बिजनेस लेवल पे, ये चीजें घट जाती हैं। तो यहां आप देखोगे कि इट इज लेस कॉन्सेप्चुअल, मोर कॉन्क्रीट। तो यहां कॉन्क्रीटनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डिसीजन इज मोर कॉन्क्रीट। डिसीजन क्या हो जाता है, मोर कॉन्क्रीट डिसीजन हो जाता है। जब आप इस लेवल पे आते हैं तो लेस रिस्क, आपका रिस्क भी क्या होगा, घटेगा। और जो टाइम स्केल है वो लॉन्ग टर्म से क्या हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा। तो टाइम स्केल will also reduce, risk will also reduce, and certainly cost will also reduce, तो less costly। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, इट विल गेट मॉडरेट। मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट, यहां आपको मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। और जब आप फंक्शनल लेवल पे जाते हैं तो यही आप देखोगे कि फंक्शनल लेवल पे हमारे ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि ऑपरेशनल डिसीजंस यहां लिए जाते हैं। ऑपरेशनल डिसीजंस का मतलब क्या हुआ, डे टू डे डिसीजन। डे टू डे डिसीजन मतलब पीरियोडिकल डिसीजन, यहां बिल्कुल ना के बराबर रिस्क होता है। ऐसे डिसीजंस पीरियोडिकल डिसीजंस होते हैं, और या क्या बोलोगे, नो और वेरी लेस रिस्क। कोई अनसर्टेनिटीज यहां नहीं रहती। जो भी अनसर्टेनिटीज थी वो ऊपर डील कर ली गई हैं, तो फंक्शनल लेवल पे किसी खास तरह की अनसर्टेनिटी आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ तो मार्केटिंग हो रहा है, सेल्स हो रहा है, एचआर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और ये मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, प्रोडक्शन कैसे होगा वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका है ना। उसी के आधार पर यहाँ काम होता है। नाउ टेक अप एन एग्जाम्पल। जैसे देखो, आपने क्या कहा, लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। ये आपका क्या हो गया, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो आपने क्या कहा, लॉन्च अ न्यू बिजनेस। लॉन्च अ न्यू बिजनेस। अब लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस इज अ काइंड ऑफ डिसीजन विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट, विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिस्क। ये कहां लिया जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल पे। या आपने कहा लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहां डिसीजन होगा, कॉर्पोरेट लेवल पे। या फिर आप ऐसे सोचो, ठीक है, दो या हाँ ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड। मान लो मेरे को पैसे चाहिए, है ना, फंड रेज करना है, तो हम किस फंड से, किस सोर्स से फंड रेज करें, हमारा क्या फाइनेंसिंग डिसीजन होगा। अगेन आपको दिखाई देगा कि टॉप लेवल का इसमें सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, यू विल सी इट हियर। जब नीचे आते हैं तो अब ये कहता है कि प्लांट लोकेशन कहाँ होगा। आप जरा नोटिस करो, आप डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन ऊपर ले चुके हो, तो नीचे आप कहते हैं प्लांट लोकेशन कहाँ होगा, प्लांट कहाँ लगाएंगे। यहां आप बात करते हैं प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी प्लांट की क्या होगी। आप यहां बात करते हैं कि प्लांट का लेआउट क्या होगा। तो प्लांट का लोकेशन, लेआउट, कैपेसिटी, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड डिसीजन आपको दिख रहा होगा एज कंपेयर टू द फंक्शनल, जो भी आप देखोगे, बट लेस ब्रॉड देन द कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन। और जब आप नीचे आते हैं तो फंक्शनल लेवल किसकी बात करता है, ये बात करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन की। ये कहता है ठीक है, काम तो अब तो यहाँ क्या होगा, आपका प्रोडक्शन की बात होगी। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग आप कहाँ कर रहे होगे, आप अपने कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहे होगे। तो यहाँ आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज आते हैं। आपने क्या कहा, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या कहा आपने, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। अब डेली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स, डेली ट्रांसपोर्टेशन। अब डेली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स ये कहां होगा आपका, तो आप कहते हो सर दिस विल बी ऑन फंक्शनल लेवल। तो यही है बेसिकली आपका 3 स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चार्ट को अगर ध्यान में रख लोगे, आपको थियरी में कभी दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सा लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है और फंक्शनल लेवल है। तो ये 3 लेवल हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आ जाना। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंपीट इन सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस। देखा ना आपने, आपके पास मल्टीपल डिविजन्स बन रहे हैं, मल्टीपल एसपीयूज बन रहे हैं, और डिफरेंट बिजनेसेस में आप क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेंट डिवीजन टू मैनेज ईच ऑफ दीज बिजनेस। अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 ऑफ दीज लेवल्स। शुरू के 2 लेवल में जीएम आपको मिलेगा, बट द स्ट्रेटेजिक रोल डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे टाटा एंड सन्स की हम बात कर लेते हैं। देखो जरा होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर क्या है। सो टाटा सन्स है, राइट। नाउ परसेंटेज इज आल्सो गिवन, टाटा स्काई, टाटा रियल्टी, ट्रेंट, टाइटन, टाटा पावर, टाटा
SLA, टाटा कैपिटल, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा AIG, है ना। फिर इंडियन होटल्स हैं, टाटा स्टील है, तो कोरस है, नेट स्टील है, टाटा स्पॉन्ज आयरन है, टाटा मेटा लिंक्स है, टाटा मोटर्स हो गया, जगुआर एंड लैंड रोवर एंड वोल्टास इधर आ गया, टाटा केमिकल्स हो गए। तो आप देख सकते हो टाटा ग्लोबल, टेटले, टाटा कॉफ़ी, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टेक मैंने आप लोगों के लिए शो कर रखा है, तो इस चार्ट को एक बार देख लेना, यू विल गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ टाटा स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रैटेजिक लेवल है? सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल हो गया, ये हमारा हेड ऑफिस हो गया। बिजनेस लेवल में हमारे डिविजन्स आ गए, फंक्शन लेवल में हमारे पास बिजनेस फंक्शंस आ गए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HR एक्सेट्रा, है ना। An organization is divided into a number of segments that work together to bring a particular product or services to the market. If a company provides several or different kind of product or services, it often duplicates these functions and create a series of self-contained divisions, each of which to manage each different product or services. Now we know that in every division we will have different departments. हर एक डिवीजन में हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, और डिवीजन की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। The general manager of these divisions then become the responsible of their product line. इन divisions के जो general manager हैं वो क्या बन जाते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। The overriding concern of the divisional manager is healthy growth of their division. They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resource and capital they have at their disposal. Such divisions are called as SBUs. So what we are trying to say is कि क्या होता है बिजनेस में, लार्ज एंटरप्राइजेज में, लार्ज कंपनी के केस में क्या होता है, दे फॉर्म SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन है, अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है, जो एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। और एक SBU क्या करता है, वन लाइन ऑफ बिजनेस पे कंसंट्रेट करता है, एक इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करता है। हर एक SBU के अपने मैनेजर्स होते हैं, हर एक SBU का अपना विजन मिशन होता है, हर एक SBU के अपने कस्टमर्स होते हैं, हर एक SBU के अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और हर एक SBU अपने अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला लेवल कौन सा हो गया, कॉर्पोरेट। कौन होता है यहाँ, CEO होता है, एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट स्टाफ। These individuals participate in strategic decision making within the organization. तो यहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, दोज आर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। और आपने देखा होगा नेचर, आप जानते हो कि डिसीजन से पहले स्ट्रैटेजिक आया तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज, है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड। आपने देखा ये लॉन्ग टर्म है, इट इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट को देखा था, राइट। एंड इसका साथ ही साथ हमने क्या कहा था, इट इज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, गोल्डन रूल आपका एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। So at this level, strategic decisions are taken. The role of corporate level manager is to oversee the development of strategy for the whole organization. आपने क्या कहा था अभी, आपने कहा था सर थिंकिंग इन टोटलिटी, थिंकिंग इन टोटलिटी। कैसे सोचता है यहाँ जो भी रहेगा वो टोटलिटी में सोचेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना होगा, एंड वट एवर स्ट्रेटजीज दे आर developing here, that is going to impact the entire organization or the whole organization. This role include defining the mission and the goal of the organization, determining what business it should be in, allocating resources among different businesses, formulating and implementing strategies that span individual businesses, and providing leadership for the organization. हमने क्या कहा था, why are we in business, what business are we in is answered by what level? आप कहते हो सर that is answered by corporate level. अभी शो नहीं हो रहा है, आपने चार्ट तो ड्रॉ किया ही होगा, देखो आपको वहाँ लिखा हुआ है, आपने पहला क्वेश्चन, ये क्या बताता है कि हम किस बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किस बिजनेस में जाना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू मतलब एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एंड व्हाट दे वांट टू अचीव, बट इट इज ऑन द बिजनेस लेवल मैनेजर टू इंश्योर दैट दे आर प्रैक्टिकल द पर्टिकुलर बिजनेस द वन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर व्हेन दे आर थिंकिंग फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब यहाँ तो हमारे पास डिफरेंट SBUs है ना, और हर एक SBUs के हमारे क्या हैं, हमारे मैनेजर्स हैं। अब इन SBU के मैनेजर को क्या करना होगा, यहाँ से जो जनरल स्टेटमेंट जा रहा है जो पूरे कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, उन जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर बिजनेस के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स की हो जाती है। Business level manager will be responsible for a particular business. Besides overseeing resource allocation and managing the divestment and acquisition processes, corporate level manager provide a link between the people who oversee the strategic development of firm and those who own it. मतलब shareholder के बीच में और
जो स्ट्रेटजिस्ट हैं आपके सीईओ हैं, उनके बीच में भी एक लिंक की तरह काम करता है। वो कौन है आप समझ गए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स एंड पर्टिकुलरली द सीईओ कैन बी व्यूड एज द गार्डियंस ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। हम क्या कहते हैं, बीओडी एंड सीईओ बोथ आर लीगली एंड मोरली लाइबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ये लीगली भी और मोरली भी लाइबल है, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर्स को। तो हम कहते हैं सर बीओडी भी प्रोटेक्ट करेगा और सीईओ तो गार्जियन होता ही होता है ना, इस पे तो लाइबिलिटी होती ही होती है। It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies of the company are consistent with the maximizing shareholders' wealth. So that objective need to be fulfilled. कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए, एंड दैट हैज टू बी इंश्योर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द सीईओ। तो क्या होता है, हम कहते हैं सर देखो ये आ गया प्रमोटर्स, ओनर कहते हैं इसको, हमारे सबसे टॉप पे क्या आ गए, ओनर्स आ गए, ठीक है। ओनर के बाद देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेयर्स इन बिटवीन। ओनर्स के बाद आता है हमारा जो बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर में भी द पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। एंड देन वी गो फॉर द सीईओ, फिर आता है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया, तो हमने कहा सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थ्योरेटिकली क्या किया, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया। शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया किसको, बोर्ड को। और ये बोर्ड किसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोटर नहीं। आप बोलोगे सर ये मेजर शेयर होल्डर तो ये खुद ही है, तो वो अलग बात है, ऐसी बात है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। बट शेयर होल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव है बीओडी, तो वो क्या करेगा, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सीईओ को, ये कहते हैं कि भाई तुम बिजनेस को क्या करो, मैनेज करो, और सीईओ के नीचे आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट होगा। तो अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ, ये होता है किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट बॉडी। ये कौन सी बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी। तो सीईओ और उसके नीचे के सारे स्टाफ जो है वो किसका पार्ट हो जाएंगे, मैनेजमेंट बॉडी का। दे मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज योर गवर्निंग बॉडी। ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, गवर्निंग बॉडी हो गया। तो उसमें सीईओ भी आता है। तो सीईओ का रोल जो देखोगे ना आपको, आप दोनों तरफ दिखाई देगा आपको। तो सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द व्हाट, शेयर होल्डर। तो इसी बात को हम यहाँ देख रहे हैं। तो और यहीं से हम क्या कहते हैं, यहीं से हम कह सकते हैं सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीईओ दोनों ही क्या हो जाता है, शेयर होल्डर को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात इनको करनी पड़ेगी। तो आप क्या बोलो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी आर कंसिस्टेंट विद द मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। इफ दे आर नॉट, देन अल्टीमेटली द सीईओ इज लाइकली टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो गलत स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है, शेयर होल्डर के वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है, तो कौन अकाउंटेबल होगा, तो आप कहते हो सर सीईओ अकाउंटेबल होगा। ये हो गया आपका कौन सा लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। नाउ कम टू द बिजनेस लेवल। अगर बिजनेस लेवल की बात करें तो क्या होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर्स। हमने कहा जनरल मैनेजर बोल दो या आप बिजनेस लेवल मैनेजर बोल दो, प्रिंसिपल जनरल लेवल मैनेजर बोल दो आप, that would be better, है ना। बिजनेस लेवल पे भी सीईओ होते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं। The strategic role of these managers is to translate the general statement on direction and intent that come from the corporate level into concrete strategies for individual business। यही मैं अभी आपसे कह रहा था कि बिजनेस लेवल मैनेजर का काम क्या होता है कि जो जनरल स्टेटमेंट आ रहा है कहां से, कॉर्पोरेट लेवल से, उस जनरल स्टेटमेंट को क्या करे, स्पेसिफिक लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए। ये सब अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे विल हैव टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। Thus, whereas corporate level manager are concerned with the strategy that span individual businesses, business level manager are concerned with the strategy that are specific to a particular business। कॉर्पोरेट लेवल किसकी बात करता है, पूरे एंटरप्राइज की बात करता है, जबकि बिजनेस लेवल एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात करेगा। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट, द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दीज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। देखो फंक्शनल लेवल मैनेजर में कौन हो गए, तो हमने कहा सर प्रोडक्शन का मैनेजर, एचआर का मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, और उनको सिर्फ अपने बिजनेस फंक्शन से मैनेज मतलब होगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, परचेज हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, एंड सो ऑन, राइट। Thus, a functional manager sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity। तो एचआर का मैनेजर सिर्फ एचआर को मैनेज करेगा, वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन को मैनेज करेगा, एंड सो ऑन। Although they are not responsible for the overall performance of the organization, functional managers nevertheless have a major strategic role
हम कहते हैं सर इसका मतलब इसका स्ट्रैटेजिक रोल लिमिटेड है क्या, तो आप कहते हो नहीं, आप बोलोगे क्या इसका भी मेजर स्ट्रैटेजिक रोल है। दे हेल्प फुलफिल द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर। तो आप क्या कह रहे हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, हमने कहा कि सबसे नीचे में हमारे पास फंक्शनल लेवल होता है, और फंक्शनल लेवल का काम होता है हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल। फंक्शनल लेवल क्या कहता है, हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल। फंक्शनल लेवल क्या कहता है, हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल। तो जो हमारा बिजनेस लेवल है, जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल है, इसको एग्जीक्यूट, इसको सपोर्ट करने का काम कर रहा होता है आपका फंक्शनल लेवल। दे हेल्प फुलफिल द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बिजनेस एंड द कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर। अगर फंक्शनल लेवल पे काम नहीं हुआ ठीक तरह से, तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं वो वैसे ही अचीव नहीं होंगे। क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में कि प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी ड्राइव एंड सपोर्ट, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रैटेजी, मतलब प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी जो है वो हायर लेवल को ड्राइव एंड सपोर्ट करता है। बताओ करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का जब क्वेश्चन आता था तब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी है, तो आप कहते हो सर ये एक फंक्शनल स्ट्रैटेजी है। ये कैसी स्ट्रैटेजी है, ये एक फंक्शनल स्ट्रैटेजी है, और फंक्शनल स्ट्रैटेजी का काम ही होता है ये बात क्या करना, हायर लेवल को सपोर्ट करना। तो प्रोडक्शन चूंकि एक फंक्शनल है, तो प्रोडक्शन भी क्या करेगा, हायर लेवल को ड्राइव एंड सपोर्ट करेगा। Functional manager provide most of the information that make it possible for business and corporate level to formulate realistic and attainable strategy. This is also very important. Feedback कहाँ से जाता है, हम कहते हैं सर this is how it works. Leadership top to bottom, commitment top to bottom, feedback bottom to up, authority top to bottom. तो फीडबैक कहाँ से जाता है, नीचे से जाएगा। इनका जो इंटरेक्शन होता है ना किससे, रियल वर्ल्ड से, तो यहाँ से फीडबैक ऊपर जाता है, और इसी इंफॉर्मेशन को कॉर्पोरेट लेवल यूज करता है किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट लेवल यूज करेगा स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये हो गया आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। दिस ऑल अबाउट योर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री लेवल। छोटा सा टॉपिक है, हम चाहें तो चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ होल्ड करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मैं आपको एक रिकैप दूंगा पूरे चैप्टर का, है ना, आज की क्लास का। आज की क्लास की रिकैप देने के बाद हम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को समझेंगे तीनों लेवल में, और नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को समझने के बाद वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफिशियली वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर 2। और क्लास को खत्म करके, चैप्टर को खत्म करके हम चैप्टर नंबर 2 को क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, राइट। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके लिए अभी होल्ड करके रखा है, कल हम इसको देखेंगे। इस चैप्टर का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका कल, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था होमवर्क, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने आपको होमवर्क, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अब पूरा करना है। तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि विजन स्टेटमेंट सिर्फ आपको लिखना है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, विजन के साथ साथ मिशन स्टेटमेंट भी लिखना है उसका, यानी कि उस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से सॉल्व कर देना है। कर दोगे? उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पूरी तरह से सॉल्व कर देना है। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्या कह रहा है, ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। कल मैंने आपको सिर्फ विजन बोला था, अब आपको क्या करना है, मिशन भी लिखना है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्या करना है, पूरी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कल मिलेंगे, और कल हम पहले नेटवर्क रिलेशनशिप को समझेंगे, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।